दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर और पुरानी कहावत है जो शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुनी ही होगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का ना तो परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन होता है। परमानेंट नाम की अगर वाकई कोई चीज़ होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं, मतलब किसी भी ताकत के अपने फ़ायदे। और बिल्कुल अब इसी चीज़ को ही रशिया और अफ़गानिस्तान की जो तालिबानी हुकूमत है वो पूरी तरीके से साबित करने जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इतिहास में झांक कर देखा जाए तो अभी 40-50 साल भी नहीं गुजरे हैं कि जब यूएसएसआर अफ़गानिस्तान में उतरा हुआ था और अफ़गानिस्तान में मौजूद जो मुजाहिदीन थे उनको हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में लगभग 10 साल का एक लंबा अरसा गुजारा, हद से ज़्यादा पैसा लगाया, 10 से 20 हज़ार लोगों की जानें भी दी, मगर उसके बावजूद भी वो किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान में मौजूद जो मुजाहिदीन थे उनको हरा ना सका। बल्कि उल्टा नतीजा ये निकला कि हद से ज़्यादा नुकसान करवाने के बाद यूएसएसआर ने जब ये रियलाइज़ किया कि उसको हार मान लेनी चाहिए, उसने अफ़गानिस्तान से निकलने का फैसला किया। तब तक वो खुद ही पूरी तरीके से कोलैप्स करने की कंडीशन में पहुंच चुका था। मगर साथियों, एक वो 1989 और 90 का दौर था और एक आज 2026 का वक्त है कि जब सब कुछ बदल चुका है। क्योंकि अभी 2-3 दिन ही गुजरे होंगे कि जब रशिया के शहर मॉस्को के अंदर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं कि जिन्होंने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी। वो इसलिए क्योंकि दुनिया अपनी आंखों से देख रही थी कि चाहे उस दौर के अफगान मुजाहिदीन की औलादें मतलब आज के तालिबान हों या फिर यूएसएसआर की औलादें मतलब आज रशिया पर राज करने वाले लीडर्स हों, ये दोनों ही ग्रुप के लोग एक ही टेबल पर बैठे हुए थे और टेबल पर भी किसी मामूली काम के लिए नहीं बल्कि डिफेंस एग्रीमेंट के लिए। इन दोनों ताकतों के बीच होने वाली एक ऐसी डिफेंस डील कि जिसके बारे में एक्सपर्ट्स की तरफ से अब लगातार ये कहा जा रहा है कि वो दुनिया के इतिहास में बड़ा मोड़ साबित होगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये डिफेंस डील तो खुल्लम खुल्ला हुई है, मगर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं इसको अभी तक भी सीक्रेट रखा गया है। मतलब अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर की पूरी डिटेल क्या है, इसको ना तो तालिबान की तरफ से और ना ही रशिया की तरफ से बताया गया है। मगर क्योंकि एक्सपर्ट्स की कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं जिनको पढ़कर इस बात का काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस डील के अंदर क्या क्या है और इसका दुनिया के ऊपर क्या असर होगा, तो इसीलिए हम उस पर तो बात कर ही सकते हैं। मगर उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि तालिबान और रशिया के बीच ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे। तो दोस्तों, कहानी का आगाज उसी दौर से होता है कि जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। मतलब 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, लंबे वक्त तक वहां के मुजाहिदीन को हराने की कोशिश की, मगर न सिर्फ उसकी खुद की हार हुई बल्कि वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। उसके बाद उसकी जगह पर वो रूस, वो रशिया वजूद में आया कि जिसको आज हम दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। अब वैसे तो यूएसएसआर खत्म हो चुका था, उसकी जगह पर रशिया वजूद में आ चुका था, मगर रशिया ने इतिहास को देखते हुए तालिबान से हमेशा दूरी ही बनाकर रखी। इवन सन 2001 के दौर से कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और लगभग 18-20 साल चलने वाली एक लंबी जंग का आगाज किया, तो इस पूरे 18-20 साल के दौर में भी रशिया ने अफगानिस्तान और तालिबान से काफी हद तक दूरी ही बनाकर रखी। वो पूरे इस दौर में तालिबान को एक ऐसे कट्टरपंथी ग्रुप के तौर पर देखता रहा कि जो उसके लिए बड़ा खतरा है। मगर जब 2020 और 21 के दौर में अमेरिका अफगानिस्तान से भागा और एक बार फिर से अफगानिस्तान की हुकूमत तालिबान के पास आ गई, तो फिर रशिया के पास दो ही ऑप्शन बचे थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि वो तालिबान को पहले की तरह ही अपने लिए एक बड़ा खतरा और अपना एक बड़ा दुश्मन समझता रहे, जबकि जो दूसरा ऑप्शन था वो ये था कि वो अफगानिस्तान की इस नई हकीकत को कबूल करे और बड़े ही शांति के साथ एक नए चैप्टर का आगाज करे। और उसने लिहाजा दूसरा ही ऑप्शन चुना, मतलब कि अफगानिस्तान के इस नए सिस्टम, इस नई हुकूमत में बैठने वाले तालिबान की तरफ उसने धीरे धीरे दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मतलब ये कि तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी के बाद जहां एक तरफ दुनिया की ज्यादातर ताकतें तालिबान से दूरी बना रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ जो रशिया था वो अंदर ही अंदर अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करता जा रहा था। धीरे धीरे फिर हालात यहाँ तक पहुँच गए कि साल 2025 आया और इसी साल में फिर रशिया ने इस पूरे मामले को ऑफिशियल कर दिया और रशिया दुनिया का वो पहला देश बना कि जिसने फॉर्मली तालिबान की ये जो हुकूमत है इसको
मान्यता दी। और अभी तक भी रशिया ही दुनिया का वो इकलौता देश है कि जिसने तालिबान को ऑफिशियली मान्यता दे रखी है, वरना इसके अलावा दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश, ऐसी बहुत सारी ताकतें तो हैं कि जिन्होंने तालिबान से कांटेक्ट बना कर रखा है, इनसे रिश्ते मजबूत किए हैं, मगर ऑफिशियली इनको रिकॉग्नाइज किसी ने भी नहीं किया है। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि रशिया ने तो तालिबान को जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है उससे भी बाहर निकाला था। धीरे धीरे इन दोनों का ये रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता चला गया और फिर मई 2026 में तो इन दोनों ने वो डिफेंस डील ही कर डाली कि जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की होगी। उसकी वजह यह है कि तालिबान तो पिछले 5-6 साल से ही, मतलब जब से वो पावर में वापस आया है, लगातार सिर्फ और सिर्फ दुनिया की अहम ताकतों से मान्यता हासिल करने के लिए ही स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, चाइना जैसे कुछ अहम देशों से उसकी पहले भी डील्स हुई हैं, मगर वो डील तेल, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इकोनॉमिक चीज़ों से रिलेटेड ही हुआ करती थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रशिया जैसी बड़ी ताकत के साथ तालिबान ने एक डिफेंस डील की है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस डील की जो डिटेल है उसको दोनों ही पार्टीज की तरफ से अभी तक भी सीक्रेट ही रखा गया है, मगर फिर भी जो कुछ भी इस डील के बारे में अभी तक हम जानते हैं उसमें से पहली चीज़ तो यही है कि तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला याकूब मुजाहिद, वो मॉस्को पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने रशिया को दुनिया की एक अहम ग्लोबल पावर डिक्लेयर किया। इसके अलावा उन्होंने इस डील को अफगानिस्तान के लिए अहम करार दिया। दूसरी तरफ रशिया सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं सर्गी शोइगु, जो व्लादिमीर पुतिन के भी बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी इस मौके पर बयान दिया और अपने बयान में वेस्ट को आड़े हाथों लिया। खासतौर से अमेरिका ने अफगानिस्तान के जो लंबे वक्त से ही हद से ज़्यादा एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं उनको लेकर टारगेट किया और ये डिमांड की कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान के इन तमाम एसेट्स को फ्री किया जाए। डील पर नजर डालें तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये कोई नेटो की तरह डिफेंस पैक्ट नहीं है कि जिसमें एक के ऊपर हमला दूसरे पर हमला समझा जाता है, बल्कि ये एक ऐसी डिफेंस डील है कि जिसमें हथियार ट्रांसफर होंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। और ये सारी ही चीजें इन दोनों ताकतों में से कौन किसको दे सकता है ये आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खास तौर से उन हथियारों का भी जिक्र किया जा रहा है कि जो यूएसएसआर के रहे होंगे और जंग के पीरियड में अफगानिस्तान में ही छूट गए होंगे। मतलब मुमकिन है कि पुराने और खराब हो चुके उन हथियारों की रशिया रिपेयर करने में मदद करे और उनको इस्तेमाल के लायक बनाए। और वैसे हमको यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि यूएसएसआर नहीं बल्कि अमेरिका वो मेन ताकत है कि जिसके हथियार अफगानिस्तान में रह गए थे। जी हाँ, अमेरिका जब जल्दबाजी में अफगानिस्तान से भागा था तो एक बड़ी तादाद में अपने हथियार यहीं छोड़ गया था, जिसमें से काफी हथियार तो तालिबान ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो कुछ ऐसे हथियार होंगे कि जिनको रिपेयर वगैरह की जरूरत होगी, उनके नए पुर्जे चाहिए होंगे, तो जाहिर है रशिया जैसा एडवांस देश उस चीज में भी इनकी हेल्प कर सकता है। और इस डील को लेकर जो सबसे बड़ा दावा है जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है वो तो दरअसल डिफेंस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मतलब ये कहा जा रहा है कि इस डील के तहत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम जल्द ही देखें कि रशिया की तरफ से अफगानिस्तान को कुछ एडवांस डिफेंस सिस्टम दिए जाएं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में लगातार ये देखा गया है कि अफगानिस्तान की जो तालिबानी हुकूमत है वो सबसे ज्यादा परेशान अपने डिफेंस को लेकर ही रही है। पड़ोस में मौजूद पाकिस्तान जैसे देश ने अफगानिस्तान के ऊपर एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े हमले किए, मगर उन हमलों के जवाब में तालिबान ने अपने आप को पूरी तरीके से होपलेस पाया, क्योंकि उनके पास ना तो कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम था कि जो इनको काउंटर कर सके और ना ही कोई फाइटर जेट या ऐसा कोई खतरनाक हथियार मौजूद था कि जिसके जरिए से वो इन हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई कर सकें। दोस्तों, अब ये जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम वाला दावा है, इस बात को बल इसलिए भी मिला क्योंकि खुद तालिबान के ही जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, इन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद 30 मई के दिन एक स्टेटमेंट दिया। मीडिया के सामने इन्होंने खुलेआम कहा कि अब पाकिस्तान हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से खुलेआम मीडिया के सामने दिए गए इस बयान के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। अब साथियों, वैसे तो तालिबान और रशिया के बीच होने वाली इस डिफेंस डील की चर्चाएं पूरी दुनिया में ही नजर आ रही हैं, मगर दुनिया के अंदर भी जो देश इस डील को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में है, जो देश सबसे ज्यादा इस पर नजर रखे हुए है, वो कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान है। उसकी वजह यह है कि इस डील की वजह से फ्यूचर में सबसे ज्यादा इफेक्ट
इसी के ऊपर आएगा। اور پھر جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس ڈیل کی جو ڈیٹیل ہے وہ ابھی بھی دونوں پارٹیز کی طرف سے سیکریٹ رکھی گئی ہے، تو اس طرح سے سیکریٹ رکھنا ہی اس ڈیل کو اور بھی زیادہ خطرناک بناتا ہے۔ آنے والے دنوں میں جب دھیرے دھیرے اس ڈیل پر عمل کرنا بھی شروع کیا جائے گا، تب جا کر ہی ہم کو یہ پتہ چل سکے گا کہ اس ڈیل میں دونوں ہی پارٹی کو کیا کیا ملا ہے۔ باقی دوستو، آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا قیمتی رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔